हाय गाइज, मैं नवीन। तो इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, और यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रवाद क्या होती है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ था। इन सभी चीजों पे हम लोग जो है चर्चा किए थे। कल मैं आपको पढ़ाया था नेपोलियन बोनापार्ट, जिनकी हार जानिएगा वाटरलू के युद्ध में हो जाती है। और वाटरलू का युद्ध जो 1815 ईस्वी में हुआ था, जब मित्र राष्ट्रों ने क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद इसे क्या करता है, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देता है। और भेजने के बाद जानिए कि 6 सालों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1815 के बाद जानिए कि यूरोप में एक नए युग प्रारंभ होते हैं, और इस युग का नाम रखा जाता है मेटरनिक युग। तो 1815 ईस्वी में जो मेटरनिक युग प्रारंभ हुआ था, ये चला था कब तक, तो 1848 ईस्वी तक जो है चला था। अब मेटरनिक युग की जो मेजबानी की थी वह जानिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर थे मेटरनिक क्या था। और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, वह नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो शांति कायम किया गया था उनको समाप्त करके फ्रांस में पुनः उसी तरह की शासन को लाना चाहता था जो नेपोलियन बोनापार्ट से पहले का शासन था। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें सब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसमें लिखना है सन 1815 से 1848 ईस्वी। सन 1815 से 1848 ईस्वी का काल कौन सा युग कहलाता है, तो मेटरनिक युग कहलाता है। अब 1815 से 1848 का काल जो मेटरनिक युग कहलाता है, तो ये पूछा जाता है कि मेटरनिक कहां के चांसलर थे। चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो आपको लगाना है ऑस्ट्रेलिया, कि मेटरनिक जो है वह जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। तो आप लिख सकते हैं मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। ठीक, पहला पॉइंट तो ये आपका बन गया कि सन 1815 से 1848 ईस्वी का जो युग कहलाता है वह कौन सा युग, मेटरनिक युग। और मेटरनिक कहां के चांसलर थे, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। मेटरनिक जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, और इन्हीं के द्वारा सन 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाई जाती है, जिस सम्मेलन का नाम रखा जाता है वियना सम्मेलन। तो क्वेश्चन पूछता है कि वियना सम्मेलन कब हुई थी, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहे थे, मतलब उसका जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अभी कौन कर रहे थे, मेटरनिक कर रहे थे। तो अगला पॉइंट आपका बन जाता है कि वियना सम्मेलन, बताते हैं अभी वियना सम्मेलन क्या था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में बुलाई जाती है। वियना सम्मेलन कब बुलाई जाती है, तो वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में बुलाई जाती है। अगला आपका यहां से पॉइंट निकल कर आता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी, तो आपको याद रखना है कौन क्या था, मेटरनिक क्या था। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी, वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। ठीक, चलिए इतना बात को आप नोट कर लीजिए। अब वियना सम्मेलन था क्या, 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ,
वाटरलू के युद्ध में किसको हरा दिया गया? नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट को कहां भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो यूरोप के इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में जो सुधार किया था, उन सुधारों को समाप्त करने के लिए मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पर्सा, ये सभी आते थे, तो इन सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाई और उसी सम्मेलन का नाम क्या रख दिया? वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन का अगर पूछा जाए कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो शांति कायम किया गया था उसको समाप्त करके फ्रांस में पुनः उसी तरह की शासन व्यवस्था को लाना जो नेपोलियन बोनापार्ट से पहले था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था और मेटरनिख असल में क्या चाहता था। तो वियना जो सम्मेलन था, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युग को समाप्त करके पुनः उसी व्यवस्था को लाना। अब क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन में भाग कौन कौन सा देश लिया था? तो आपको याद रखना है कि मित्र राष्ट्र, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी जो संपूर्ण विश्व कितने भागों में बंट गए थे? 2 भागों में, एक तो धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो वियना सम्मेलन में मुख्यतः जो भाग लिया था वह मित्र राष्ट्रों ने लिया था। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सा देश, ये आपको ध्यान रखना है। कई क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वियना सम्मेलन में कौन सा देश भाग लिया था। अगला क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि वियना सम्मेलन में कौन सा देश भाग नहीं लिया था। तो आपको याद रखना है वियना सम्मेलन में मित्र राष्ट्र, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और ये जो आपका आता था फ्रांस, पर्सा, आते थे। ठीक, इतना बात नोट कर लिए कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के युगों को समाप्त करके पुनः उसी व्यवस्था को लाना। और वियना सम्मेलन में मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन सा? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, पर्सा, अन्य सभी देश आते थे, लेकिन ये देश आपको याद रखना जो कि आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब ये जो मेटरनिख था, जब मेटरनिख ने क्या किया कि वियना सम्मेलन को लाया, तो वियना सम्मेलन के तहत तो एक युग का अंत हुआ और एक युग का प्रारंभ हुआ। मतलब मेटरनिख युग का उदय हुआ और नेपोलियन युगों का क्या हुआ था? अंत हुआ था। मेटरनिख ये चाहता था कि जो है फ्रांस एवं उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे, चाहे वे इटली हो या जर्मनी हो, उसी तरह की व्यवस्था कायम रहे जिस तरह से पहले थी। तो इसके लिए इन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराने का काम किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को हराकर जब ये उस प्रकार की व्यवस्था को लाया, तो इन्होंने क्या किया? इटली में अपने अधिकार, मतलब पुनः इटली में अपना अधिकार को लाने के लिए इटली को कई सारे भागों में बांट दिया। ये जो है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, इनका क्या था? घोर विरोधी था। तो अब जरा हम लोग जान जाते हैं कि गणतंत्र क्या होता है और प्रजातंत्र क्या होता है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक होता है गणतंत्र और एक होता है प्रजातंत्र। तो एक गणतंत्र और एक प्रजातंत्र। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालिएगा तो गण मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन।
तो जनता के शासन को हम लोग क्या कह सकते हैं? गणतंत्र कह सकते हैं। प्रजा मतलब भी जनता, तंत्र मतलब भी शासन, तो प्रजा के शासन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रजातंत्र कह सकते हैं। लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। गणतंत्र कुछ और है, प्रजातंत्र कुछ और है। प्रजातंत्र का आप दूसरा नाम दे सकते हैं लोकतंत्र। जब देश के सर्वोच्च पद, जैसे आपके देश का सर्वोच्च पद क्या है? भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, तो जब देश के सर्वोच्च पदों का चुनाव जो है वह वंश अनुगत नहीं होकर एक नियम के अनुसार हो, तो उसको हम लोग कहेंगे गणतंत्र। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो पद है वह वंश अनुगत नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाए गए शासन को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। तो भारत लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक दोनों देश है। लेकिन यूरोप में गणतंत्र एवं प्रजातंत्र इन दोनों का जो विरोध अगर कोई कर रहा था तो वह कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था। लेकिन यूरोपीय प्रदेश के अंतर्गत जो आपका फ्रांस वाला क्षेत्र आता था, फ्रांस वाला क्षेत्र फ्रांस की राजक्रांति करके जान गया कि इन दोनों को लाने का काम क्या था। आप पढ़े होंगे फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति, लेकिन फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य बिंदु है उनको एक बार हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहां से भी आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको गणतंत्र एवं प्रजातंत्र में याद रखना है, गणतंत्र में आपको यह याद रखना है, जब देश के सर्वोच्च पदों का चुनाव वंश अनुगत नहीं होकर एक नियमों के अनुसार हो, तो शासन की वैसी पद्धति क्या कहलाएगी? गणतंत्र। और लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन होता है, ऐसा किसने कहा था? अब्राहम लिंकन साहब कहे थे। गणतंत्र का जो उदय हुआ था वह हुआ था भारत से ही, और भारत में भी कहीं से तो जानिया कि बिहार से, और बिहार में भी कहीं से तो जो लिच्छवी क्षेत्र था वहां से जानिया कि गणतंत्र जो है प्रारंभ हुआ था। तो इनके परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए, इसके बाद आपको जो है थोड़ा सा चलना है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति पर, क्योंकि फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति जो कि गणतंत्र एवं लोकतंत्र को लाने का काम क्या था, उनको मेटरनिक युग क्या क्या था, समाप्त करने के कगार पर था। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति किसके शासन काल में हुआ था? ढेर सारी इससे जुड़े हुए तत्व है जो कि हम लोगों को याद रखना है। तो फ्रांस की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह हुई थी जानिए कि 1789 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। और उस समय फ्रांस में जो है समानती व्यवस्था थी, मतलब जान गया कि जो है सबों के लिए जो है एक समान अधिकार नहीं था, क्योंकि फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का जो समाज था वह 3 भागों में विभक्त था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और एवं जो है मध्यम वर्ग। इन तीनों भागों में जो है विभाजित था। लेकिन मध्यम वर्गों को जब वहां पर सताए जाने लगे थे तो मध्यम वर्गों ने जो है एक क्रांतिकारी का रूप लिया था, और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो बास्टिल कारागृह था इनको तोड़कर वहां के जितने भी कैदी थे उनको मुक्त कर दिया। और इसी तिथि को जो है फ्रांस अपना क्या करता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति में जो लुई 14वां था, लुई 14वां वह इसी बात को बोला करता था कि मैं ही राजू और मेरे शब्द ही कानून है। वर्साई के जो शीश महल थे, वर्साई के शीश महल का भी निर्माण कौन करवाया था? लुई 14वां करवाया था। तो ये सभी बात जो है हम लोगों को याद रखना है, जिसके अंतर्गत आपको और भी पढ़ाया जाएगा, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। तो एक एक बात आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट आपका यही बनेगा कि फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो आपको नोट करना है फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट आपका यह बनता है कि फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वें, फ्रांस के फ्रांसीसी क्रांति लुई
16वें लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट आपका ये फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस सामंती व्यवस्था में था। अगला पॉइंट, फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस 3 वर्गों में विभाजित था। 3 वर्गों में विभाजित था, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा आता था? तो इसके अंतर्गत आता था कुलीन, पादरी एवं मध्यम। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अगला बिंदु इसमें हमको याद रखना है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल कारागार को तोड़कर कैदी को मुक्त कर दिया गया था। ठीक, 14 जुलाई 1789 को बास्टिल कारागार को तोड़कर कैदी को मुक्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट आपका, फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाता है। ठीक, अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा इसका प्रमुख नारा था। अगला पॉइंट, वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। अगला पॉइंट, फ्रांस की राजधानी वर्साई को लुई 14वें ने बनवाया था। लुई 14वें ने बनवाया था। चलिए इतना बात आप नोट कर लीजिए। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल कारागृह को तोड़कर कैदी को मुक्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट, फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाता है। अगला पॉइंट, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था और फ्रांस की राजधानी वर्साई को लुई 14वें ने बनाया था। अब मैं ही राजू और मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा था? लुई 14वें ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बिंदु पर आइए। अगला बिंदु आपका यह है, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राजू हूं, मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा था? तो लुई 14वें ने कहा था। अगला पॉइंट आपका यह आता है, फ्रांस में न्यायपालिका जो व्यवस्था थी उसका नाम पालरमा था। फ्रांस में
न्यायपालिका व्यवस्था को पलर्मा कहा जाता था। फ्रांस में न्यायपालिका व्यवस्था को क्या कहा जाता था? पलर्मा कहा जाता था। अगला पॉइंट, पलर्मा की कुल संख्या 17 होती थी। अगला, लुई 16वां फ्रांस की राज गद्दी पर 1674 नहीं होगा, 1774 होगा। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। अगला पॉइंट, लुई 16वां की पत्नी का नाम अंटोवानेट थी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इतना बात को नोट कीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस बहुत कम ही बिंदु अब ऐड करना है इसमें। लुई 14वां जो था, लुई 14वां अपने शासनकाल में कभी भी जो है वहां की संसदीय व्यवस्था को नहीं बुलाया। अब अगला बिंदु आपको यह याद करना है कि लुई 16वां को जो है देशद्रोह के अपराध के कारण फांसी की सजा दी गई थी। लुई 16वां को देशद्रोह अपराध के कारण फांसी की सजा दी गई थी। ठीक, अगला, फ्रांस में दो प्रकार का कर चलता था, एक था टेले और एक था तीथे। तो जो भूमि कर था, भूमि कर को टेले कहा जाता था, जबकि जो धार्मिक कर था, धार्मिक कर को क्या कहते थे? तीथे कहते थे। तो आप लिख सकते हैं, भूमि कर को टेले कहा जाता था, धार्मिक कर को तीथे कहा जाता था। ठीक, अब यहां पर आइए। वोल्टेयर कहा था कि जो है 100 चूहों की अपेक्षा जो है एक शेर की जिंदगी जीना आसान है। और फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है 3 दार्शनिक का नाम याद रखना है, वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो आपको कौन क्या कहा था वो बात याद कर लेना है। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर की जिंदगी अच्छी है, किसने कहा था? वोल्टेयर कहा था। ठीक, अगला, विधि की आत्मा, मतलब जो कानून की आत्मा है, विधि की आत्मा, पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू था। चलिए, इसको पुनः एक बार जो नोट कीजिए। लुई 16वें को जो है देशद्रोह अपराध के कारण क्या हुआ था? फांसी की सजा दी गई थी। भूमि कर को क्या कहे जाते थे? टेले कहे जाते थे। धार्मिक कर को तीथे कहे जाते थे। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर की जिंदगी अच्छी है, किसने कहा था? वोल्टेयर। विधि की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए, अब इसमें याद करना है आपको, अभी हम लोग पढ़े विधि की आत्मा, ठीक है ना। विधि की आत्मा के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो रचनाकार है उसमें आपको लगाना है रूसो। तो आप लिख सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पुस्तक के रचनाकार कौन है? रूसो। और फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति
के दौरान और एक व्यक्ति था जिसका नाम था वोल्टेयर। तो वोल्टेयर ने भी एक पुस्तक लिखा था, लेटर्स इन इंग्लिश। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के रचनाकार रूसो वोल्टेयर, लेटर्स इन इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे मेटरनिक युग में क्या क्या और हुआ था। फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति ने जो है किस तरह से जो है यूरोपीय क्षेत्रों में जो है गणतंत्र आत्मक शासन और प्रजातंत्र आत्मक शासन को लाने का काम किया था, लेकिन मेटरनिक युग इसको समाप्त करने पर तुला हुआ था। किस तरह से उन्होंने इटली के प्रांतों को कई भागों में विभाजित कर अपना सिक्का जमाने का काम किया था। तो कल के वीडियो में हम लोग इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।